हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई के सामान्य अध्ययन में इतिहास के पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे थे। इसके पहले की दो क्लास में हम लोगों ने इसके 60 प्रश्नों को कवर किया था, यानी ये इतिहास की तीसरी क्लास होने वाली है। अगर आपने पिछली दो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चल जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ था और जो री एग्जाम हुआ था उसके सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इसमें पीआरटी के समान अध्ययन में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, उसके सभी प्रश्न शामिल हैं। 6 to 8 के समान अध्ययन में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे वो शामिल हैं। टीजीटी और पीजीटी में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, वो सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और पीडीएफ का कीमत है 21 रुपए। तो इस पे पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है, और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तिथि को अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तिथि को दिया था गोली चलाने का आदेश? तो 11 अगस्त को दिया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 के 6 to 8 में पूछा गया था। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। के दौरान 11 अगस्त, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो 11 अगस्त को दिया था। इस घटना के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए छात्रों का एक जुलूस पुलिस के सामने गया था। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिससे 7 छात्र शहीद हो गए थे इसमें। ठीक है, इसमें कितने छात्र? तो 7 छात्र शहीद हो गए थे। और इस घटना में शहीद होने वाले सभी क्या थे? तो सभी छात्र थे। और इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। उस समय पटना का जिला मजिस्ट्रेट कौन था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है ये। उस समय पटना का जिला मजिस्ट्रेट कौन था? तो WG आर्चर था। उस समय पटना का मजिस्ट्रेट WG आर्चर था। ठीक है, और यह घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को यह घटना हुई थी, जिसे पटना गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है, जो शहीद हो गए थे तो सभी क्या थे? छात्र थे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में वह महान एकताकर्ता जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था, यह किसने कहा था? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त कहा था कि भारत में वह महान एकताकर्ता था जिसने केवल दूसरों को ही सहिष्णु नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस स्थान से
कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की कटिंग है ये। 6 नवंबर 1913 न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? कह रहा भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1836 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। इसको इंपीरियल लाइब्रेरी 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया। इसे 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता के बाद जो है किस नाम से? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम से ये अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? पहला है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, दूसरा भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, तीसरा है बांटो और राज करो की नीति के कारण। ये करेक्ट है, बांटो और राज करो की नीति के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया। अंग्रेजों ने शुरू में क्या किया? हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, फिर बाद में हिंदुओं को भी आपस में लड़ाया दलितों और पिछड़ों के आधार पर। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो ये 1909 में आया था और इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो ये 1919 में आया था और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक, सांप्रदायिक पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को आया था। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत आया था और इसमें अल्पसंख्यक के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब सिर्फ दीजिए 10 से 15 मिनट डेली और इंग्लिश बोलना बन जाएगा आसान। मिलिए स्पार्की एआई से, आपका वर्चुअल स्पीकिंग पार्टनर। दोस्तों, स्पार्की एआई एक कमाल का ऐप है जहां आप बातचीत के माध्यम से डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ऐप आपसे बात करता है और आपको फ्लुएंसी, ग्रामर और वोकैब में हेल्प करता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। स्पार्की एआई आपको डेली एक नया टॉपिक देता है, उस पर बात करिए और धीरे धीरे आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बाहर लाइए। हर बातचीत के बाद स्पार्की आपको बताता है कि कहाँ सुधार करना है और कौन सा शब्द बेहतर हो सकता है, ये भी आपको बताता है। ये कोई बोरिंग ग्रामर ऐप नहीं है, ये आपका स्पीकिंग बडी है। बात करते हैं इसके फीचर की, तो वॉइस बेस्ड स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, यानी बातचीत के माध्यम से अपने इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। रियल टाइम एआई फीडबैक देता है, ये तुरंत जो है फीडबैक देता है कि क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, ये आपको बताता है। गेम के माध्यम से भी आप लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, डेली एक नया टॉपिक, चाहे आप जो चाहें उस टॉपिक पे इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक, ये बिगनर से एडवांस सभी के लिए है। तो अगर आपको इंग्लिश में अपने आप को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो इस ऐप को
और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक डेमो वीडियो भी मैं आगे दिखा देता हूं, उसको भी आप लोग देख लीजिए कैसे ये काम करता है। बहुत ही बेहतर ऐप है। ठीक है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इससे अपने इंग्लिश को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। Hi. What's your dream job, Leo? My dream job is accounts receivable in healthcare industry. That's a well-structured response, Leo. You're aiming high. What interests you about accounts receivable in the healthcare industry? Because accounts receivable main job role is speaking English. नेक्स्ट है, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी अलीगढ़ में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये 1 to 5 में जो दोबारा एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था टीआरई 3 का, उसमें पूछा गया था। ठीक, और टीआरई 2 में भी ये पूछा गया था, टीजीटी में, तो इंपॉर्टेंट है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में की गई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। इसे ही बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इंपॉर्टेंट है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था, और इसे ही बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था। किसका? सर सैयद अहमद खान का। लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों के समझौता किए बिना यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, 1864 में अलीगढ़ में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, ये टीजीटी में। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और अगर पूछा जाए गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे एमजी रनाडे। एमजी रनाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। कहाँ पे? तो पुणे महाराष्ट्र में किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। ये जिन्ना के भी गुरु थे और गांधी जी के भी गुरु थे। गांधी जी ने गोखले के बारे में एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। ये जो है इनकी पुस्तक का नाम था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है ये। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा हसरत मोहानी ने दिया था। ऑप्शन सी, हसरत मोहानी ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा था। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का क्या था? आधिकारिक नारा था, यानी HRS का ये क्या था? इसका आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था, इसलिए कई जगह आपको भगत सिंह भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यह नारा किसने गढ़ा था सबसे पहले? तो इंकलाब जिंदाबाद।
हजरत मोहानी ने इसे जो है गढ़ा था। और इसको प्रसिद्ध किसने किया था? तो भगत सिंह ने इसे प्रसिद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? अहरार आंदोलन से कौन संबंधित था, इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हसन इमाम। देखिए, अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजरूल हक, और एक नाम और ध्यान रखिएगा, मौलाना जफर अली खान। इन सबका नाम ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बना है। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मजरूल हक और कौन? मौलाना जफर अली। ये सब जो है इसके नेतृत्व करता थे। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। ये जो है अहरार आंदोलन के जो नेता थे, ये लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था उसके खिलाफ थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी और इसमें क्या हुआ था। मैंने बताया है अच्छे से इसके बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था? देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बना है। करा इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो अभी मैंने बताया मजरूल हक, ये तो संबंधित थे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली नहीं। मौलाना जफर अली, ये संबंधित थे। तो इसमें ए और सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप। अच्छा पूछ रहा है इसमें कौन संबंधित नहीं था, तो नहीं था इसमें पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें कौन कौन था देखिए, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मजरूल हक और मौलाना जफर अली खान। नेक्स्ट है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, करा उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर फजल अली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फजल अली ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसका अगर पूछा जाए गठन कब हुआ था, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। इसका गठन राज्यों की सीमाओं के पुनः निर्धारण के लिए किया गया था। इस आयोग के जरिए भाषा आधारित राज्यों के निर्माण का काम किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश फजल अली इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष फजल अली थे। और इसके दो सदस्य और भी ध्यान रखिएगा, के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू भी इसके क्या थे? सदस्य थे। अध्यक्ष पूछा जाए तो फजल अली, और इसमें अन्य सदस्य जो थे तो के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू क्या थे? इसके सदस्य थे। और इस आयोग की सिफारिशों की देखभाल यानी देखरेख गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में और देखते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट जो है 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इसने। इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इंपॉर्टेंट है, इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद ने नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है ये। जब इसका गठन किया गया था तो कितने राज्य? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना। ये ध्यान रखिएगा, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं था? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। करा किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं था पूछा। इसमें गांधीवादी, ये तो संबंधित था। उदारवादी भी संबंधित था। साम्यवादी भी संबंधित था। तो ये इसमें पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सभी संबंधित थे, इसमें नहीं पूछा है, तो इसलिए ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से था। यानी इन तीनों का संबंध क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन से था। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद में जो है गांधी युग वहीं बाद का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम एन रॉय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध भी साम्यवादी विचारधारा से ही रहा, यानी तीनों का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से था। इसमें पूछा कौन सा नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसी तरह हम लोग जो है ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी करेंगे, पॉलिटी के भी प्रश्नों को करेंगे, साइंस और ईवीएस के भी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक, नेक्स्ट है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला के रूप में भी जाना जाता है। अरोड़ा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932, 1941 में जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला है, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। बिल्कुल सही है, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी, ये भी करेक्ट है। और उनका देहांत 1956 में हुआ था, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी कथन क्या है इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? महू, मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था। इनके अन्य पत्रिका ध्यान रखिएगा, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत और बहिष्कृत भारत इनकी पत्रिकाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मूक नायक, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत और बहिष्कृत भारत। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की भी स्थापना की थी और इनका देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। अगर पूछा है किसकी पहल पर, तो सुभाष चंद्र बोस की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1938 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे नारा दिया है और संबंधित राजनीतिक दल और राजनेता दिया है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा कांग्रेस ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो जनता दल ने दिया था। जोतने वालों की भूमि का नारा, तो ये वाम मोर्चा। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो ये नारा किसने दिया था? तो एनटी रामाराव ने यह नारा दिया था। यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, तो किसमें है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, एक मिनट, बी होगा इसमें। देखिए, ए का हो जाएगा आपका बी, ए का दूसरा किसमें है? तो इसमें है। लोकतंत्र बचाओ का नारा, लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल ने दिया था, यानी बी का हो जाएगा तीसरा, यहाँ पे बी होगा, बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का आरंभ किसने किया था?
1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए टीआरई 2 में पूछा गया था और टीआरई 3 में पूछा गया था ये। तो विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन सी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। ठीक है, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना 1784 में। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है और इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट है, हिंदू मेला किसने संगठित किया? हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो पहला राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र। ये ए और बी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना वर्ष 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। ठीक है, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1884 में हुआ था। एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू ने इसकी स्थापना की थी 1884 में और इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। नेक्स्ट है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में कलकत्ता में हुई थी और इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना इसका उद्देश्य था। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोजन पर निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था और इसमें रसोइया बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था किसने जान बचाई थी, तो बत्तख मियां ने जान बचाई थी। नेक्स्ट है, आंदोलन का नाम दिया है और संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र दिए हैं। ठीक है, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, यानी जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो ये 2 हो जाएगा इसका। कब हुआ था ये? 1917 में हुआ था। खेतिहर सत्याग्रह, ये खेड़ा आंदोलन, ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह कब हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए, असहयोग आंदोलन किसकी वजह से स्थगित हुआ था? तो चौरी चौरा कांड के लिए की वजह से स्थगित हो गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ए का दूसरा किसमें है? ये करेक्ट होगा। ए का दूसरा हो गया, बी का तीसरा हो गया, सी का पहला हो गया और डी का चौथा हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो बिहार एवं बंगाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार एवं बंगाल में घटित हुआ। नील विद्रोह, पबाना विद्रोह इसके क्या थे? प्रमुख
उदाहरण थे। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? कह रहा चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो ऑप्शन सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा व्याख्या। ठीक है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि समिति की जो ये स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो F.G. स्लाई। F.G. स्लाई इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है ये। इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो D.J. रीड, महात्मा गांधी भी थे इसके सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G. रैनी इसके क्या थे? सदस्य थे। और जबकि M.E.L. टेन्नर इसके क्या थे? सचिव थे। अध्यक्ष कौन था? तो F.G. स्लाई इसके अध्यक्ष थे। चंपारण कृषि जांच समिति की 4 सिफारिशें थी। कौन कौन सी? 3 कटिया प्रणाली का उन्मूलन, नील उगाने के लिए स्वैच्छिक समझौता, जो रैयत कारखानों को तावान देते थे उन्हें इसका 1/4 हिस्सा वापस मिल जाएगा, और अबवाब यानी अवैध उपकर की वसूली समाप्त हो जाएगी। ये सब क्या थे? इसकी सिफारिशें थी। सरकार ने जांच समिति की लगभग सभी सिफारिशें मान ली थी, और 29 नवंबर 1917 को मॉड ने बिहार उड़ीसा विधान परिषद में बिल पेश किया, और 4 मार्च 1918 को यह चंपारण एग्रेरियन कानून को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए चंपारण एग्रेरियन कानून को स्वीकार कब किया गया था? तो 4 मार्च 1918 को किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, देखिए वही प्रश्न आया है। 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब पारित किया गया था? अभी मैंने बताया था 4 नवंबर 1918 को पारित किया गया था। ठीक है, सॉरी 4 मार्च को पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई। नेक्स्ट, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और सचिव कौन थे इसके? तो NG रंगा इसके सचिव थे। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी लखनऊ में। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। नेक्स्ट है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया? 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। देखिए, सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था। 1917 में वहां पे प्लेग फैल गया था, और इसकी वजह से जो है वहां के जो कर्मचारी थे उन्हें प्लेग बोनस दिया जाता था। सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा की। जब प्लेग खत्म हो गया तो मिल मालिक जो थे वो जो बोनस मिलता था उन्हें समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका मिल मजदूरों ने क्या किया? विरोध किया। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिल मजदूरों को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने एवं 35% बोनस की मांग करने को कहा, परंतु मजदूर 50% भत्ते की मांग कर रहे थे। जो मजदूर थे वो 50% बोनस की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल करने का फैसला किया। हड़ताल को देखते हुए मालिक 20% भत्ता देने को राजी हो गए। जब हड़ताल किया गया तो जो मालिक थे वो 20% जो है बोनस देने के लिए राजी हो गए। गांधी जी के समर्थन से मजदूरों में उत्साह बढ़ गया और आंदोलन अधिक सक्रिय हो गया। इस आंदोलन में अम्बा लाल साराभाई, इनका नाम ध्यान रखिएगा, अम्बा लाल साराभाई की जो बहन थी अनसुईया बेन ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया और एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। मजबूर होकर
मिल मालिकों जो मिल मालिक थे मजदूरों से समझौता करने के लिए तैयार हो गए। सारा मामला एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया और न्यायाधिकरण ने सारे मामलों को देखते हुए मजदूरों को 35% जो है बोनस देने की घोषणा कर दी, जिससे हड़ताल क्या हो गई, समाप्त हो गई। यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल क्या था, आंदोलन था। पहला कौन सा था, चंपारण था, और दूसरा कौन सा था, तो यही था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यानी अनशन किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है किसमें किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए यह प्रश्न 69 बीपीएससी में पूछा गया था, मैंने इसलिए शामिल किया इसको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद हड़ताल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया। करा किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। देखिए, मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण, चंपारण कहाँ पे है, मोतिहारी में, सॉरी चंपारण मोतिहारी आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, मोतिहारी में है ये, और मोतिहारी कहाँ पे, चंपारण में है। चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहली मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहर पारिक तथा मजरूल हक आदि इत्यादि थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे, तो ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहर पारिक, मजरूल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो है इनके सहयोगी थे। अब किसके बुलावे पर गांधी जी गए थे यहाँ पे, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी यहाँ पे गए थे। और गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सफल सत्याग्रह था ये चंपारण सत्याग्रह। और किसके विरुद्ध हुआ था ये, तो तीन कटिया पद्धति के विरुद्ध यह हुआ था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।